हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल नॉलेज डिस्कशन में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग NCERT क्लास 10th का जो आपका चैप्टर है मैथ का 6 त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल वाला जो आपका चैप्टर है उसका एक और थ्योरम हम लोग इस वीडियो में अच्छे से प्रूफ करने वाले हैं, प्रमाणित करने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले हैं कि ये थ्योरम है क्या। तो हम लोग आज के इस वीडियो में प्रमेय 6.4 को समझेंगे अच्छे से और उसको प्रूफ करेंगे, प्रमाणित करेंगे। तो चलिए हम लोग थ्योरम को समझते हैं, परिमेय क्या कहता है उसको समझेंगे, उसके बाद उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करेंगे, प्रमाणित करेंगे। तो थ्योरम क्या कहता है आपका लैंग्वेज में देखेंगे, यदि दो त्रिभुजों में क्या बोल रहा है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। क्या होता है, समरूप होता है। और ये जो थ्योरम लिखा हुआ है इसको हम लोग फिगर से बहुत अच्छे से समझेंगे, उसके बाद ही प्रूफ करेंगे। और ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम का दूसरा नाम क्या है, इसे SS शॉर्ट में हम लोग SS या भुजा भुजा कसौटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, SS कसौटी भी कहा जाता है, यानी कि SS समरूपता का नियम भी आप इसको कह सकते हैं, भुजा भुजा साइड साइड कसौटी भी कहा जा सकता है। तो थ्योरम क्या कहता है इसको समझते हैं। थ्योरम आपका कह रहा है कि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज ये हम लोग लेंगे, इसका नाम दे देते हैं ABC और एक त्रिभुज दे देते हैं हम लोग DEF। हम लोग दो त्रिभुज ले लिए और ये परिमेय क्या कह रहा है कि यदि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, संगत भुजा कहने का मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड कहने का मतलब क्या होता है, AB का संगत भुजा कौन सा भुजा है, DE है। AC का संगत भुजा कौन सा है, DF है। BC का संगत भुजा कौन सा है, EF है। ये क्या है, संगत भुजा है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। ये क्या होता है, एक ही अनुपात में होता है। ये दोनों त्रिभुज में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में यदि संगत भुजा का अनुपात बराबर हो तो, यानी कि AB बाई DE बराबर AC बाई DF बराबर BC बटे EF हो तो क्या होगा, इसके संगत कोण जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, संगत कोण कहने का मतलब एंगल A एंगल D के बराबर, एंगल B जो है एंगल E के बराबर और एंगल C जो है एंगल F के बराबर होगा। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल A बराबर एंगल D कॉमा एंगल B बराबर एंगल E तथा एंगल C बराबर एंगल F होगा। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF आपका हो जाएगा। यही थ्योरम कहता है। तो थ्योरम क्या कहता है इसको हम लोग समझ चुके हैं, एक बार और इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है आपका लैंग्वेज में और इसको फिगर में हम लोग कैसे शो करेंगे। तो थ्योरम कहता है, परिमेय 6.4 कहता है, यदि दो त्रिभुजों में त्रिभुज ABC एक ले लिए, एक DEF ले लिए, दो त्रिभुज ले लिए, दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो। एक त्रिभुज का ये भुजा हो गया, एक भुजा AB हो गया, एक AC हो गया, एक क्या हो गया, BC हो गया। तो त्रिभुज में तीन भुजा होता है, उसी तरह से दूसरा त्रिभुज में तीन भुजा हो गया। तो इसकी जो भुजाएं हैं इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का, ये क्या होगा, समानुपाती होगा। समानुपाती होगा कहने का मतलब AB बटे DE बराबर AC बाई DF, जैसा कि यहाँ लिख चुके हैं हम लोग, बराबर BC बटे EF ऐसा हो तो इसके संगत कोण जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, एंगल A एंगल D के बराबर होगा, एंगल B एंगल E के बराबर होगा, एंगल C जो है एंगल F के बराबर होगा। इसलिए
दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो हम लोग समरूपता का जो नियम पढ़े हैं कि कोई भी दो त्रिभुज के समरूप होने का शर्त क्या होता है, तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए और उसके संगत कोण क्या होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे यही से रिलेटेड हम लोग का एक थ्योरम एस समरूपता का नियम थ्योरम कह सकते हैं, ये हम लोग को इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रमाणित करना है। तो इसमें ऐसा हमारे पास क्या था, थ्योरम कह रहा था इसके संगत भुजा का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, उसके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो यही हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है कि यदि संगत भुजा का अनुपात बराबर हो तो ये संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये प्रूफ करके भी हम लोगों को दिखाना है। तो चलिए अब हम लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। यदि आप लोग थ्योरम समझ गए होंगे तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, प्रमाणित करेंगे कि यदि ये दिया हो तो ये कैसे कैसे आएगा। थ्योरम को प्रमाणित करना बहुत जरूरी है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह का थ्योरम आपका दे दिया जाएगा और ये पूरा थ्योरम दे देगा और लास्ट में या शुरुआत में लिख देगा सिद्ध करें, क्या करें, सिद्ध करें। तो चलिए हम लोग परिमेय को प्रूफ करते हैं, प्रमाणित करते हैं कि हम लोग का परिमेय क्या कह रहा था कि यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात बराबर हो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल हो तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं और उस दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग कोई भी परिमेय को प्रूफ करते हैं तो कम से कम 4 स्टेप लिखते हैं हम लोग, जैसा कि हम लोग लिखने वाले हैं। तो पहला आपका फिगर बनना बहुत जरूरी है, तो हम लोग क्या किए, फिगर आउट किए, दो त्रिभुज बना लिए हैं। ठीक है, और इसको हम लोग पहला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया गया है। पहला स्टेप अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रमाणित कर रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। तो दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में क्या दिया गया है, आपका परिमेय के अनुसार जो थ्योरम कह रहा था उसके अकॉर्डिंग आपका त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में, जो कि हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो आपका अनुपात बराबर हो, आपका अनुपात दिया हुआ है। यानी कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से ए बी बटे डी ई। ए बी का संगत भुजा कौन सा हो जाएगा, डी ई हो जाएगा। तो हम लोग ए बी हम लोग लिखेंगे क्या, ए बी बाई डी ई बराबर ए सी का संगत भुजा डी एफ हो जाएगा। तो ए सी बटे डी एफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए सी बटे डी एफ लिखेंगे, ए सी बटे क्या लिखेंगे, डी एफ लिखेंगे, बराबर बी सी का संगत भुजा कॉरस्पॉन्डिंग साइड ई एफ हो जाएगा। तो हम लोग बी सी बटे ई एफ लिखेंगे। ये दिया हुआ है हमारे फिगर में। हमारे थ्योरम में इतना चीज दिया हुआ है। अब सिद्ध क्या करना है ये भी लिखेंगे। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि सिद्ध क्या करना है कि इसके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। तो एंगल ए का संगत कोण कौन सा हो जाएगा, एंगल डी हो जाएगा। एंगल बी का संगत कोण कौन सा हो जाएगा, एंगल ई हो जाएगा। और एंगल सी का संगत कोण कौन सा हो जाएगा, एंगल एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सिद्ध जो करना है, एंगल ए बराबर एंगल डी प्रूफ करना है, एंगल बी बराबर एंगल सी प्रूफ करना है, और क्या करना है, एंगल आपका हो जाएगा यहाँ पे b बराबर ई होगा। हम लोग यहाँ c गलती से लिख दिए हैं, b बराबर क्या होगा, एंगल ई हो जाएगा। और यहाँ पे एंगल c बराबर एंगल f, ये प्रूफ करना है, प्रमाणित करना है हम लोग को। इसलिए दोनों त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ, ये हम लोग को प्रमाणित करना है। तो संगत कोण बराबर हमको यदि प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा, तो हम लोग ये समरूप लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप डी ई एफ के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम लोग रचना करेंगे। थर्ड स्टेप जो है हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे। तो रचना क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे कि डी ई जो है इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देख रहे होंगे कि डी ई भुजा जो है ए बी से क्या है, बड़ा है। डी एफ भी है, डी एफ भुजा भी क्या है, ए सी से बड़ा है। तो हम लोग रचना में क्या करने वाले हैं, यहाँ पे
इस त्रिभुज में से इस भुजा के ए बी के बराबर इस भुजा में से हम लोग काट लेंगे और ए सी के बराबर इसमें से हम लोग काट लेंगे, कुछ भुजा का पार्ट काट लेंगे। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, यहाँ पे P नाम दे देते हैं और यहाँ पे Q नाम दे देते हैं। तो हम लोग क्या किए, ए बी के बराबर DP को काट कर लिए, किस त्रिभुज में से, त्रिभुज DEF में से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि DP बराबर AB और DQ बराबर AC खींचा, DQ बराबर AC खींच लिया, ठीक है। और P को Q से मिला देंगे, क्या करेंगे, P को Q से मिला देंगे, P को Q से मिलाया, क्या करेंगे, P को Q से मिला देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, प्रमाण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रमाण, प्रूफ जो होता है उसको लिखेंगे। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रूफ देने वाले हैं कि ये हम लोग कैसे बराबर आएगा, जब ये दिया हो, समानुपाती हो, क्या हो, दोनों त्रिभुज का भुजा क्या है, समानुपाती है, और हम लोगों को क्या लाना है, उसके संगत कोण को बराबर लाना है। तो हम लोगों के पास क्या करना है, अब स्टेप बाय स्टेप इसको प्रूफ करना है। तो हम लोगों के पास दिया हुआ क्या है, यही चीज दिया हुआ है, AB बाई DE बराबर AC बाई DF, BC बाई EF, यही चीज हमारे पास दिया हुआ है। तो इसी में का हम लोग हेल्प लेंगे, इसी का मदद लेंगे। तो जो दिया हुआ इसको क्या लिखेंगे हम लोग, AB बाई DE बराबर AC बाई DF, ठीक है। ये दिया हुआ है तो तीनों ना लेकर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 2 लेंगे, कितना लेंगे, सिर्फ 2 लेंगे, ठीक है, कितना लेंगे, 2 लेंगे। ये हमारा दिया गया है, गिवन में है, दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम लोग आगे लिख सकते हैं, AB के जगह हम यदि AB के जगह हम लोग क्या रख देंगे, DP रख देंगे, क्या रख देंगे, रचना में हम लोग DP लिए हैं तो यहाँ पे DP बटे DE बराबर, यहाँ पे हम लोग D लिखे हैं, DQ बाई DF। कैसे हम लोग यहाँ पे चेंज कर दिए, यहाँ AB था तो हम लोग DP क्यों लिखे, और यहाँ AC था तो DQ क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग रचना में, कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं, ये इसके बराबर ले चुके हैं। तो यहाँ पे रीजन में दे सकते हैं, रचना से क्या किए हैं, DP बराबर AB एवं DQ बराबर AC हम लोग रचना से कर चुके हैं, इसलिए हम लोग AB के जगह DP और AC के जगह DQ लिख दिए हैं। तो हम लोग के पास क्या प्राप्त हो गया, DP बाई DE और DQ बटे DF हम लोग को मिल गया, ये हम लोग को मिला। अब ये चीज़ देखेंगे फिगर में, कहाँ देखेंगे, ये चीज़ को अब फिगर में देखेंगे कहाँ है हमारे पास। तो DP बटे DE, ये छोटा वाला भुजा बटा ये पूरा बड़ा वाला भुजा, फिर क्या है, DQ बटे DF है, ठीक है। तो यदि ये किसी भी त्रिभुज में यदि उसका 2 भुजा, कितना भुजा, 2 भुजा, एक भुजा ये और एक भुजा ये बराबर रेशियो में, बराबर अनुपात में डिवाइड हो रहा होता है, जस्ट लाइक इस तरह से, ठीक है। तो इसका जो डिवाइड कर रहा है, PQ जो है क्या कर रहा है, इस भुजा को डिवाइड कर रहा है, DE को और DF को डिवाइड कर रहा है। तो यह भुजा जो है PQ जो है समानांतर हो जाएगा किसके, EF के, अकॉर्डिंग टू थेल्स प्रमेय के विलोम से। क्या, थेल्स प्रमेय के विलोम से, क्योंकि हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम प्रूफ कर चुके हैं, प्रमाणित कर चुके हैं, तो उसको समझना देखना बहुत ज़रूरी है, उसी के हेल्प से यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं इसके बाद से थेल्स प्रमेय, इसके बाद से लिख सकते हैं त्रिभुज किसमें, DEF में, DEF में लिखेंगे, DEF में क्या है हमारे पास, ये दिया हुआ है, ये अनुपात दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, PQ समानांतर EF लिख सकते हैं, PQ समानांतर EF हम लोग
लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अकॉर्डिंग टू थेल्स प्रमेय के विलोम से। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस बात को कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, पी क्यू समानांतर ई एफ हो जाएगा, पी क्यू समानांतर ई एफ हो जाएगा। अब देखिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज डी ई एफ में पी क्यू भुजा यदि ई एफ के समानांतर हो, इसके संगत कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 9th क्लास में आप लोग थ्योरम पढ़े होंगे कि यदि एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल हो, ये लाइन एल है और ये एम है, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है, और एक तिर्यक छेदी रेखा जैसे क्या कर रहा है, ये तिर्यक छेदी रेखा है, इस लाइन को और इस लाइन को कट कर रहा है, तो इसी तरह से एक तिर्यक छेदी रेखा क्या करता है, कट करता है, डिवाइड करता है, तो इसके संगत कोण, ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये 2 है मान लीजिए, ठीक है। तो एंगल 1 जो है, एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर हो जाता है। कब बराबर होता है, जब लाइन एल जो है लाइन एम के समानांतर हो, तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएगा संगत कोण से। कैसे, संगत कोण से, ठीक है। तो ये संगत कोण वाला यहाँ पे कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे कि ये पी क्यू समानांतर ई एफ हो गया, पी क्यू समानांतर ई एफ हो गया, यहाँ पे देखिए पी क्यू समानांतर ई एफ हो गया, तो संगत कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये P जो है एंगल डी पी क्यू बराबर हो जाएगा एंगल डी ई एफ के, यानी इस एंगल के ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा इसके बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल डी क्यू पी बराबर हो जाएगा एंगल डी एफ ई के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, जो समझाए हैं वहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसलिए एंगल डी पी क्यू बराबर एंगल ई भी सिर्फ लिख सकते हैं या डी ई एफ भी लिख सकते हैं, डी ई एफ एवं डी क्यू पी, एंगल डी क्यू पी इधर लिखते हैं हम लोग, एंगल डी क्यू पी बराबर डी एफ ई। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये समानांतर पी क्यू समानांतर ये होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, संगत भुजा बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। अब हम लोग के पास क्या आ गया, संगत कोण क्या आ गया, बराबर हो गया। क्या आ गया, संगत कोण बराबर आ गया। तो अब हम लोग ध्यान देंगे, ध्यान देने वाले हैं बहुत अच्छे से। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज यहाँ पे देख रहे होंगे, 2 को दिख रहा होगा। एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा डी पी क्यू, और एक बड़ा वाला त्रिभुज, एक बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा, डी ई एफ। एक छोटा वाला त्रिभुज है आपका डी पी क्यू, और बड़ा वाला त्रिभुज है डी ई एफ। तो हम लोग इन दोनों त्रिभुज को लेंगे, क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों को लेंगे, त्रिभुज, फिर त्रिभुज डी पी क्यू, डी पी क्यू तथा त्रिभुज बड़ा वाला डी ई एफ में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, समरूप करेंगे। तो समरूप करने से फायदा क्या होने वाला है, आप देखते चलिए। तो एंगल इस छोटा वाला त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में, छोटा वाला त्रिभुज यानी कि डी पी क्यू में एंगल डी जो है, एंगल डी जो है एंगल डी के ही बराबर है। ये कॉमन चीज़ है, दोनों में क्या है, कॉमन है। उभयनिष्ठ आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ लिख सकते हैं। यानी कि ये एंगल डी जो है बड़े वाले त्रिभुज का भी एंगल है और छोटे वाला त्रिभुज का भी एंगल डी है, इसलिए एंगल डी बराबर एंगल डी लिखें। अब देखिएगा, इस छोटा त्रिभुज में ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये छोटा त्रिभुज में ये एंगल है और बड़ा त्रिभुज में ये एंगल है, तो क्या एक दूसरे के बराबर है, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। एंगल डी पी क्यू बराबर है एंगल डी ई एफ, ठीक है। ये हम लोग कहाँ से लाए, तो ये हम लोग प्रमाणित कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं,
प्रमाणित कर चुके हैं, तो ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। और एंगल आपका ये भी इसके बराबर है, यानी कि डी क्यू पी बराबर है आपका एंगल डी एफ ई के। कैसे, ये भी हम लोग प्रमाणित किए, यहाँ पे हम लोग करके दिखाए हैं, यहाँ पे हम लोग करके दिखाए हैं। अब देखिएगा इस छोटा वाला त्रिभुज में और बड़ा वाला त्रिभुज में, छोटा वाला डी पी क्यू और बड़ा वाला त्रिभुज डी ई एफ में क्या है आपका, ये कोण कॉमन है, छोटा वाला त्रिभुज का भी बड़ा वाला त्रिभुज का भी। और ये वाला P जो है E के बराबर है, Q जो है F के बराबर है। इसलिए कोण समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा, कसौटी से क्या हो जाएगा, कोण कसौटी से आप लिख सकते हैं त्रिभुज जो है आपका, त्रिभुज डी पी क्यू समरूप हो जाएगा, त्रिभुज डी की पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ। जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा, जब त्रिभुज समरूप हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप होता है, जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। क्या होता है, संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो दो त्रिभुज समरूप हो गया तो इसके संगत भुजा का अनुपात हम लोग बराबर ले सकते हैं। मतलब हम लोग लिख सकते हैं छोटा वाला त्रिभुज का डीपी बटे बड़ा वाला त्रिभुज पीई, हम लोग लिख सकते हैं क्या, डीपी बटे डीई बराबर ये डीक्यू बटे डीएफ बराबर ये छोटा वाला भुजा पीक्यू, छोटा वाला त्रिभुज के लिए पीक्यू अब बटे बड़ा वाला भुजा के त्रिभुज के लिए ईएफ। ये हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। और आप लोग इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, हम लोग के पास ये आया जब इस छोटा वाला त्रिभुज को और इसमें जो बड़ा वाला त्रिभुज है आपका, छोटा वाला त्रिभुज डी पी क्यू, बड़ा वाला त्रिभुज डी ई एफ, इन दोनों को समरूप किए तो संगत भुजा का अनुपात बराबर हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इक्वेशन 1 में वो हमारा दिया हुआ है। इसके बाद आप लोग लिखेंगे क्या, किंतु हम लोग के पास पहले से दिया गया था ये कि संगत दो त्रिभुजों के क्या हो, संगत भुजा का अनुपात बराबर है, ये आपका दिया हुआ था, जैसा कि हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। तो इसका भी हम लोग हेल्प लेंगे। क्या दिया हुआ था, ए बी बाई डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बाई ई एफ। इसको हम लोग लिखेंगे, बी सी बाई क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ध्यान से देखेंगे आप लोग, समीकरण 1 तथा 2 में ध्यान से देखेंगे कि इसको हम लोग और एक स्टेप लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 को हम लोग एक स्टेप और क्या लिख सकते हैं, डीपी के जगह ए बी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डीई बराबर डी क्यू के जगह ए सी हम लोग लिख सकते हैं बट डी एफ। ये पी क्यू ही रहने देते हैं और ये ई एफ ही रहने देते हैं, क्योंकि इसके बराबर कुछ है नहीं हम लोग के पास। ये हम लोग इक्वेशन 1 हम लोग दे देते हैं। तो ये हम लोग क्यों लिखे, यहाँ रीजन समझना है, कारण समझना है कि डीपी के जगह ए बी क्यों लिखे। तो हम लोग रचना में कर चुके थे कि डीपी जो है ए बी के बराबर है, तो यहाँ डीपी के जगह ए बी लिख दिए। यहाँ पे डी क्यू के बराबर ए सी हम लोग पहले से रचना कर चुके हैं, तो यहाँ डी क्यू के जगह ए सी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 में हमारा ये है, समीकरण 1 2 को तुलना करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ तुलना करेंगे। तो आप देखेंगे ध्यान से कि इधर ए बी बराबर ए बी बटे डी एफ डी ई, ए बी बटे डी ई, इधर भी ए बी बाई डी ई है, यहाँ भी ए सी बाई डी एफ है, यहाँ भी ए सी बाई डी एफ है। तो क्या होगा, कट हो जाएगा, एक दूसरे के क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। और बी सी जो है बी सी बटे ई एफ इधर लिखा हुआ है, इधर नहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा है आपका, पी क्यू बाई ई एफ लिखा हुआ है। तो ये जो है पी क्यू बाई ई एफ,
और यह BC/EF एक दूसरे के बराबर हम लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1-2 से हम लोग लिख सकते हैं BC/EF बराबर हम लोग लिखेंगे PQ बट्टे क्या लिखेंगे, EF लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग ध्यान से कि नीचे भी EF है, यहाँ भी EF है, तो क्या होगा, एक दूसरे को कट कर देगा। क्या करेगा, कट कर देगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, BC बराबर PQ निकल के आएगा। BC बराबर क्या निकल के आएगा, PQ हम लोगों को निकल के आ गया। तो हम लोगों को प्राप्त क्या हुआ कि BC भुजा जो है, यानी कि ये जो है ये भुजा इसके बराबर है। कौन, BC जो है आपका PQ के बराबर है। इसमें कोई दिक्कत, ये हम लोग प्रमाणित किए, प्रूफ किए। ठीक है, अभी हम लोग अपने आंसर के करीब नहीं आए हैं। अभी हम लोगों के पास क्या आया, BC जो है PQ के बराबर है, और रचना से हम लोग को पहले से पता था कि DP जो है AB के बराबर है, DQ जो है AC के बराबर है। तो इस त्रिभुज को, त्रिभुज DPQ को और त्रिभुज ABC को क्या करेंगे, सर्वांगसम कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, संगत कोण बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोण को लाने की तरफ बढ़ रहे हैं। अपना कोण जो है, संगत कोण हम लोग को जो लाना है उसके करीब हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद से हम लोग इसको हम लोग रफ करेंगे। थोड़ा ये थ्योरम लंबा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, समझना है, इसको समझ लेंगे तो कोई लंबा नहीं है, आसानी से लिखाता हुआ चला जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज क्या लेंगे, छोटा वाला त्रिभुज ये लेंगे DPQ, और ये छोटा वाला त्रिभुज आपका ABC लेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में, त्रिभुज ABC तथा DPQ में आपका DP जो है बराबर है किसके, DP बराबर है आपका AB के। कैसे, रचना से, कैसे, रचना से। और आपका DQ जो है AC के बराबर है, ये भी रचना से, रचना से सेम लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे आप लिख सकते हैं, रचना से। और हम लोग प्रूफ क्या किए कि BC जो है PQ के बराबर है, ये हम लोग प्रमाणित किया। यहाँ पे BC जो है PQ के बराबर है, ये प्रमाणित किया, यहाँ पे प्रूफ किया, हम लोग कर चुके हैं। तो त्रिभुज ABC तथा DPQ में हम लोग देख रहे हैं कि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। तो SS सर्वांग समता के नियम से, S सर्वांग समता के नियम से क्या हो जाएगा, आपका त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DPQ हो जाएगा। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो आपका संगत कोण यानी कि एंगल A बराबर एंगल D हो जाएगा, एंगल A बराबर एंगल D हो जाएगा, कॉमा एंगल B बराबर एंगल क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो इसको हम लोग DPQ लिखेंगे, एंगल B बराबर एंगल DPQ तथा एंगल C बराबर एंगल ये Q, तो इसको DQP लिखेंगे हम लोग, एंगल C बराबर एंगल DQP हो जाएगा। कैसे, तो CPCT हम लोग लिख सकते हैं, CPCT। तो आप लोग को बता चुके हैं CPCT क्या होता है, क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंट का डिफिनेशन देता है कि जब दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम होता है तो उसके संगत कोण और संगत भुजा बराबर होते हैं। तो संगत भुजा बराबर, उसकी मदद से तो हम लोग सर्वांगसम कर ही दिए। तो अब संगत कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब एंगल A एंगल D के बराबर होगा, एंगल B एंगल P के बराबर होगा, एंगल C एंगल Q के बराबर आपका हो जाएगा। ये आपका CPCT सर्वांग समता का डिफिनेशन देता है। तो ये क्या हो गया हम लोग को, अब हम लोग समझिए तो आंसर आ गया, बहुत करीब हम लोग आंसर के आ गए हैं। ध्यान दीजिएगा,
हम लोगों के पास सिर्फ समझना है, अब समझ लिए तो आंसर क्लियर, अब आ गया है, आंसर आ गया हम लोगों का। हम लोग क्या कर चुके हैं, इसको इसके समानांतर प्रूफ किए तो क्या हो गया, संगत कोण बराबर हो गया। एंगल जो है आपका, इसका नाम देते हैं 1, और 1 जो है 2 के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ भी हमारा इसका नाम दे देते हैं हम लोग, क्या नाम दे देते हैं इसका, हम लोग दे देते हैं 3 जो है 4 के बराबर हो गया। ऐसे हम लोग नाम दे सकते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, समझना बहुत जरूरी है, समझ लेंगे तो आप लिख भी सकते हैं। तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर हम लोग प्रूफ किए थे ना, एंगल 2 1 जो है आपका 2 के बराबर, यानी कि हम लोग ये समानांतर आया था तो ये DPQ बराबर DEF लिख दिए थे, DQP DEF के बराबर हम लोग लिख दिए थे। ठीक है, चूंकि ये इसके समानांतर है इसलिए यहाँ भी उसी प्रकार से हम लोग लिख दिए। और हम लोग फिर दोबारा क्या प्रूफ किए, ये छोटा वाला त्रिभुज लिए और ये त्रिभुज लिए, इन दोनों को सर्वांगसम कर दिए। क्या कर दिए, सर्वांगसम कर दिए, तो क्या हो गया, संगत कोण बराबर हो गया। ये कोण इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी कि एंगल 1 जो है ये यहाँ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल ये B जो है P के बराबर है। ठीक है, और यहाँ हम लोग 3 नाम दे देते हैं क्योंकि ये वाला जो है इसके बराबर है, संगत कोण से हम लोग किए हैं, 3 जो है 3 के बराबर है। तो हम लोगों के पास 1 जो है इस 1 के बराबर है, ये 1 जो है ये 2 के बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी 2 इसके बराबर है। 1 जो है इस 1 के बराबर है और ये 1 इसके बराबर है, इसलिए ये 2 भी क्या होगा, इस 1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल E जो है एंगल B के बराबर हो जाएगा, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग के पास क्या आया, ये कोण 3 जो है इस 3 के बराबर है, यानी ये 3 इस 3 के बराबर है और ये 3 जो है इस 3 के बराबर है, इसलिए ये 4 एंगल जो है आपका ये C के बराबर 3 के बराबर हो जाएगा। और ये तो इसके बराबर हम लोग किए ही, एंगल A बराबर एंगल D तो हो ही गया, सर्वांगसम जो किए तो तीनों कोण जब बराबर आ गया, तीनों कोण संगत कोण आपका बराबर हो गया, एंगल A बराबर एंगल D मिल रहा है, एंगल B बराबर एंगल E मिल रहा है, एंगल C बराबर एंगल F आपको मिल रहा है, तीनों संगत कोण आपका बराबर मिल रहा है, तो त्रिभुज दोनों क्या हो जाएगा, आपका समरूप हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो समझ गए होंगे, तो अब लिख सकते हैं, तो अब जो समझें उसको लिख देना है। तो यहाँ हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, चूंकि एंगल जो आपका DPQ, एंगल DPQ बराबर है DEF के, एंगल DEF तथा आपका बराबर है DPQ भी बराबर है ABC के, प्रूफ किए, सर्वांगसम किए, इसलिए एंगल DPQ बराबर है एंगल ABC, इसलिए क्या हो जाएगा, अभी बताया, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, इसलिए यह एंगल भी इसके बराबर, यानी कि एंगल B बराबर एंगल E भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन कौन सा नाम दे देते हैं, हम लोग दे देते हैं कौन सा, हम लोग नाम दे देते हैं इसका 3 नाम दे देते हैं। कौन सा नाम देते हैं, एंगल 3 नाम दे देते हैं। फिर हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल आपका देख सकते हैं DQP बराबर है ये DFE के, DQP बराबर है एंगल DFE। ठीक है, एवं ये DQP जो है C के बराबर भी है, एंगल DQP बराबर है एंगल C के भी, C भी लिख सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये जो है D यानी कि एंगल F जो है ये एंगल इस C के बराबर भी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग 4 नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं, 4 नाम दे देते हैं। अब हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, एंगल हम लोगों का बराबर आ गया है, अब हम लोग का एंगल बराबर आ गया है, अब हम लोग को समरूप खाली हम लोग को प्रूफ कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, त्रिभुज ABC तथा DF में हम लोगों के पास क्या आ गया है, एंगल A बराबर एंगल D आ गया है। हम लोग सर्वांगसम जो किए हैं, यहाँ पे हम लोग सर्वांगसम किए हैं, एंगल A बराबर एंगल D ला चुके हैं, एंगल A बराबर एंगल D ये हम लोग प्रमाणित कर दिए हैं। तो यहाँ पे प्रमाणित कर लिख देंगे हम लोग। एंगल जो है आपका B बराबर E, एंगल B बराबर आपका एंगल B बराबर एंगल E लिख सकते हैं। ये हम लोग भी क्या किए, समीकरण 3 से इसको यहाँ लिख सकते हैं, इस कारण समीकरण
3 से हम लोग प्रूफ कर दिए हैं और एंगल F बराबर एंगल C भी हम लोगों का आ गया। ये भी समीकरण 4 से, समीकरण 4 नाम दे देंगे तो हम लोगों के पास क्या आ गया, संगत कोण बराबर आ गया। संगत भुजा का अनुपात बराबर दिया था अकॉर्डिंग टू थ्योरम, परिमेय संगत भुजा का अनुपात दिया था। तो हम लोग क्या ले आए, हम लोग संगत कोण क्या ले आए, बराबर ले आए। इसलिए दोनों त्रिभुज ABC, त्रिभुज DF क्या हो जाएगा, कौन कौन समरूपता के नियम से, कौन कौन समरूपता के कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF। ठीक है, यही हम लोग को प्रूफ करके लाना था, उसके संगत कोणों को बराबर कर देना था। इसलिए क्या हो जाएगा, संगत कोण जब बराबर आ गया तो आपका संगत भुज, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, कौन कौन समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। जैसा कि आप लोग पीछे वाला थ्योरम पढ़े होंगे। तो आप लोगों को थ्योरम अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 1 से 2 बार जरूर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे कैसे हम लोग प्रूफ किए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग नेक्स्ट थ्योरम के साथ मिलते हैं।